नमस्कार। शिक्षण व्यवस्था जो होती है या शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वह कभी भी एक मार्गीय नहीं होती। अर्थात 2.5 साल की उम्र से जब बच्चा विद्यालय जाने के लिए प्रवृत्त होता है तब से लेकर के जब तक वह अपनी उच्चतम अध्ययन प्रक्रिया पूर्ण न कर ले, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसमें समान रूप से दोनों ही पक्ष अर्थात विद्यालय और घर संयुक्त भूमिका के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। आज वर्तमान में एक शिक्षक होने के नाते हम जो समस्याएं देख रहे हैं उसका कारण भी यह है कि विद्यालय और घर एक संयुक्त इकाई के रूप में न आकर पृथक पृथक कर्तव्यों का निर्वहन करती है। तो जो पालक चाहते हैं वह लक्ष्य विद्यालय नहीं प्राप्त कर पाता और जो विद्यालय चाहता है वह कार्य पालक सहयोगात्मक रूप से प्रवृत्त नहीं हो पाते। अतः यह पूरा जो वक्तव्य है, जो एक विचारधारा है, वह इस बात को लेकर चल रही है कि समग्र विकास में विद्यालय और घर शिक्षण काल में अर्थात 2.5 साल की उम्र से लेकर के उच्चतम अध्ययन प्रक्रिया में एक संयुक्त इकाई के रूप में भूमिका निर्वहन करते हैं। इस तरह हम इस अभिनव प्रयोग को 6 भागों में बांट सकते हैं, जिससे एक बालक, एक छात्र अपने जीवन के उस उच्चतम बिंदु को पा सकता है जिसका निर्धारण या जिसकी कल्पना पालक भी करते हैं और एक शिक्षक भी करता है। उसका प्रथम बिंदु आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य शिक्षण के अंतर्गत कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अतः यह अधिकतर देखा जाता है, प्रायः देखा जाता है कि बच्चे वही चीजें खाद्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं जिनकी प्रेरणा वह विद्यालय से प्राप्त करते हैं। घर पर माता पिता की खाने पीने से संबंधित क्रियाओं में वो कम ही सुनते हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि एक शिक्षक की भूमिका में शिक्षक उन्हें स्वास्थ्यकर पदार्थों की ओर प्रवृत्त करे, जिसकी शुरुआत नर्सरी से हो जानी चाहिए, क्योंकि बच्चा विद्यालय में जो चीजें कही जाती है उसे यथावत अनुकरण करता है और धीरे धीरे यह उसकी आदतों में शामिल हो जाता है, जिससे कि वह एक स्वस्थतम जीवन की ओर प्रवृत्त कर सकता है। तो इस भूमिका में शिक्षक को यह आवश्यक हो जाता है कि वह दूध से बने पदार्थ, सूखे मेवे, सब्जियां, फल, अंकुरित अनाज, इन सब की जानकारी विद्यालय में अपने पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनाकर दे। धीरे धीरे कुछ चीजों को प्रवृत्त करे ताकि बच्चों की भी प्रवृत्ति उस तक हो जाए। इसके साथ साथ आजकल स्वास्थ्य की दृष्टि से बच्चों की देह बहुत ही कोमल हो गई है। प्राचीन काल के जो हमारे नुस्खे होते थे, मालिश करना, ये करना, चूंकि 2.5 साल की उम्र में ही बच्चे को विद्यालय भेज दिया जाता है, तो वह समय न माता पिता को मिल पाता है, न विद्यालय में इसकी सुविधा होती है। परंतु कम से कम बच्चों को यह प्रवृत्त करे ताकि बच्चे घर पर जाकर एटलीस्ट शाम के समय उनकी मालिश की जाए, जिससे कि उनकी हड्डियां मजबूत हो। क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियों में हम ये चीजें अधिकतर देखते हैं कि वह बहुत दुर्बल होते जा रहे हैं। तो एक स्नेहन एक अपने आप में औषधि होती है और ये स्नेहन जो होता है वह कई अर्थों में मनोवैज्ञानिक रूप से भी माता पिता से बच्चों को जोड़े रखता है। साथ ही मस्तिष्क की जितनी भी ग्रंथियां होती है, जितनी भी रिलैक्सेशन की प्रक्रियाएं होती है, उसके लिए बहुत आवश्यक होता है और इससे एक मानसिक तनाव भी दूर होता है। इसलिए स्नेहन की प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए, जिसकी प्रेरणा शिक्षक दे सकता है। तीसरा, अपने शरीर की स्वच्छता।
अधिकतर बीमारियों से बच्चे ग्रसित तभी होते हैं जब वो अपनी स्वच्छता की ओर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाते। स्वच्छता के बेसिक जो रूल्स हैं वह विद्यालय में भली भांति यदि पढ़ाया जाए तो शीघ्र ही छोटे छोटे बच्चे उसका अनुकरण करने लग जाते हैं, जिससे वो उनकी आदत में शामिल हो जाता है। व्यवस्थित जीवन में यह भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई वस्तु है। यदि हमारा जीवन व्यवस्थित होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी स्वतः व्यवस्थित हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। हमें अपनी वस्तुओं की देखभाल किस तरीके से करनी चाहिए, एक व्यवस्थित दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। अस्त व्यस्त जो आजकल की पीढ़ी को हम देखते हैं कि वह बहुत ही अस्त व्यस्त जीवन प्रक्रिया अपनाता है और यही अस्त व्यस्तता उसकी पढ़ाई या अध्ययन के क्षेत्र में भी आती है। इसलिए जीवन की शुरुआत से ही व्यवस्थित जीवन की प्रेरणा उन्हें देनी ही चाहिए। अपनी वस्तुओं की देखभाल करें, बैग बॉटल सब कुछ घर पर भी ले जाकर व्यवस्थित रखें, विद्यालय में भी वह व्यवस्थित रहे, इसकी प्रेरणा भी शिक्षक को देनी चाहिए। सबसे मुख्य बात, ध्यान, सूर्य नमस्कार, शारीरिक क्षमताएं बढ़ाने वाले आसन और अन्य जो खेल है उनकी ओर भी विद्यालय में प्रवृत्त होना चाहिए। यह हम चीज बहुत भली भांति देखते हैं कि आज की पीढ़ी एक कमरे से ज्यादा मोबाइल में व्यस्त हो चुकी है, जिससे कि शारीरिक प्रक्रिया नहीं हो पाती। इसका विपरीत असर उनके स्वास्थ्य आंखों पर पड़ता है, जिसका खामियाजा उन्हें आजीवन भुगतना पड़ता है। शिक्षक उन्हें इन सारी चीजों से, ध्यान से, सूर्य नमस्कार इत्यादि योगासनों से, साथ ही बाह्य खेलों से, क्रीड़ांगणों से, खेलों के मैदान की ओर प्रवृत्त करे, जिससे कि बच्चों का आकर्षण उससे बढ़े और वह बाह्य खेलों पर भी उतना ही कंसंट्रेट करे जितना कि मोबाइल के खेलों में वह अपना समय व्यतीत करता है। एक चीज अधिकतर देखी गई है, बच्चों में खाद्य पदार्थों में ही यदि बच्चे स्वयं उनका निर्माण करते हैं तो बड़े चाव से खाते हैं। यह बात थोड़ी सी अजीब जरूर लगती है, परंतु ये चीज देखी गई है कि सामने प्लेट में सीधा लाया गया खाना उतना रुचिकर नहीं लगता जितना खुद पकाया हुआ। तो 7th 8th स्टैंडर्ड के बाद बच्चों को विद्यालय की ओर से विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से शिक्षक यह आदत डलवा सकता है कि कम से कम वह प्राथमिक भोजन बनाने की कला सीख जाए। इससे 2 फायदे हैं। पहला, यदि वो कहीं बाहर जाएगा, अपने घर से दूर जाएगा, तो वह केवल अपने उच्चतर अध्ययन को इसलिए नहीं छोड़कर आ जाएगा कि वह भूखा रहा, उसे मैस का खाना समझ में नहीं आया और इसलिए वह वापस घर की ओर लौट गया, या वह भूखा रहा, उसने अपने स्वास्थ्य को गिरा लिया, माता पिता बाध्य होकर उसे पुनः घर लेकर आ गए। दूसरी बात, जब वह स्वयं खाना बनाएगा तो उसकी रुचि खाने के प्रति उत्पन्न होगी और वह सुपाच्य भोजन खा भी पाएगा, बना भी पाएगा और उसे भूख भी अच्छी लगेगी। तो यह सारी चीजें जो होती है वो स्वास्थ्य शिक्षण के अंतर्गत आना चाहिए और यही स्वास्थ्य जो है होता है वो आत्मविश्वास का उत्स होता है, स्रोत होता है, जहाँ से आत्मविश्वास बढ़ता है। क्योंकि दुर्बल शरीर में आत्मविश्वास नहीं रहता है, बल नहीं रहता है। अतः शिक्षक और पालक दोनों को ही छात्र के स्वास्थ्य के प्रति उतना ही जागरूक होना चाहिए, क्योंकि आज की जो शिक्षण पद्धति है उसमें बच्चा घर से अधिक विद्यालय में रहता है। 2 बोर्डिंग सिस्टम्स हैं जिसमें विद्यालय में वह सर्वाधिक समय व्यतीत करता है। अतः शिक्षक की यह नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वह बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति भी संवेदनशील हो। इसके साथ ही हम दूसरे बिंदु पर आते हैं। चूंकि जैसा कहा गया है कि यह पूरी जो योजना है, शिक्षण योजना, वो कई सारे बिंदुओं पर आधारित है। उसी के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षण के बारे में हमने चर्चा की। दूसरा मूल्य आधारित शिक्षण है। मूल्य आधारित शिक्षणों में हम आज वर्तमान समय में जो सामाजिक परिवेश देख रहे हैं उसमें गिरते मूल्यों के कारण ही उत्पन्न समस्याओं से हम स्वयं ही जूझ रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि शिक्षण प्रणाली में ही शिक्षक मूल्य आधारित शिक्षा को अपना ले, ताकि उस
समस्याओं की जड़ों का ही हम निदान कर सके, जो आगे जाकर भयंकर विकराल वृक्ष के रूप में हमारे सामने आती है, जो केवल हमारी नई पीढ़ी को ग्रसित कर लेता है। उसमें सबसे पहले बच्चे को जब वह पहली दूसरी कक्षा में ही हो तभी से उन्हें पारस्परिक सौहार्द सिखाना चाहिए, क्योंकि आज के युग में कोई भी छात्र दूसरे छात्र का अस्तित्व भी नहीं स्वीकार कर पाता उस स्थिति में जब वह उससे आगे हो। तो यह जो प्रतियोगिता की भावना है, कंपटीशन की समस्याएं हैं, वह कभी कभी जान पर भी बनाती है, जिसके कई उदाहरण हम सामान्य जीवन में देखते हैं। अतः पारस्परिक सौहार्द बनाना बहुत ही आवश्यक है। एक सामंजस्य बनाना, साथ मिलकर के चलना, यह गुण शिक्षक भली भांति छात्रों में बोल सकता है। इसके अलावा पालकों तथा अन्य लोगों के कार्यों में सहयोग करना। सहयोगात्मक प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो रही। माता पिता भी कह देते नहीं भाई तुम्हारा पढ़ाई करो, हम सब हमारे कार्य कर लेते हैं। धीरे धीरे बच्चा एक एकल इकाई के रूप में समाज से, परिवार से पृथक होता चला जाता है। वह अपने दायित्वों को याद ही नहीं कर पाता। यदि घर में कोई बीमार भी रहता है तो वो केवल पूछ लेता है आप बीमार हैं, ठीक है, और वह अपनी पढ़ाई में लग जाता है। तो ये सारे मूल्य जो है वह आगे जाकर शिक्षण व्यवस्था में भी या उच्चतर शिक्षण में भी समस्या कहीं न कहीं स्वार्थमय प्रवृत्ति उनकी झलकती है, दिखलाई देती है, जिसका सामना शिक्षक को भी भली भांति करना पड़ता है। अतः पालकों के प्रति जिम्मेदारी हो, अन्य लोगों के प्रति जिम्मेदारी है, और वर्तमान समय में जहाँ एकल इकाई के रूप में परिवार हो गए हैं उसमें भी सिंगल चाइल्ड की जो प्रवृत्ति दिखाई देती है, तो बच्चा किसी का सहयोग कर ही नहीं पाता और उसके कारण उत्तरदायित्व नहीं आता तो उसमें वो बल भी नहीं आता कि वह किसी भी परिस्थिति से सामना कर सके, उसका निपटारा कर सके। अतः कार्य में सहयोग अत्यावश्यक है, जिससे कि उसमें भी जिम्मेदारी का भाव आए, जिससे उसकी क्षमताएं बढ़े। हमारे जीवन में अध्यात्म बड़ा ही मूल्यवान पक्ष होता है, जो हमें न केवल नैतिकता की ओर प्रवृत्त करता है, आत्मविश्वास भी बढ़ाता है और सही मार्ग चुनने का अवसर प्रदान करता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि अपने अपने धर्म के अनुसार बच्चे प्रार्थनाएं याद करें, श्लोक याद करें, गुरबानी याद करे, या जो भी जिसका धर्म हो उसकी आधारभूत ग्रंथों का पाठ पठन करें, जिससे कि उसे सही मार्ग चुनने का अवसर प्राप्त हो जाए। क्योंकि शिक्षक सर्वदा नहीं साथ में रह सकता, तो शिक्षण के अतिरिक्त भी जब वह महसूस करे कि वह दुविधाग्रस्त है तो इन मार्गों का सहारा ले पाए। और जहाँ तक जो कि बहुत सारे ग्रंथ कुछ संस्कृत में है, कुछ ऐसी परिनिष्ठित भाषाओं में भी ग्रंथ होते हैं जो कि बच्चे के उच्चारण शैली को शुद्ध करवाते हैं, तो अत्यावश्यक हो जाता है कि उन भाषाओं का भी प्रयास करवाया जाए उनसे, जिससे कि उनकी उच्चारण क्षमता अच्छी हो जाए। जैसे कि बहुत सारे शोध भी अभी हमारे दृष्टिपथ में आए हैं कि संस्कृत, जैसे एक भाषा का उदाहरण ले ले कि संस्कृत बोलने वाले जो होते हैं उनका उच्चारण शुद्ध हो जाता है, पूरा प्राणायाम हो जाता है, और जो बच्चे हकलाते हैं, ये प्रॉब्लम उन लोग बच्चों की आती है जो हकलाते हैं, उन्हें स्पीच थेरेपी जो दी जाती है वो यदि श्लोकों के माध्यम से, गुरबानी के माध्यम से, किसी भी ग्रंथ के उच्चारण के माध्यम से प्रतिदिन दिया जाए तो उनका उच्चारण बहुत ही शुद्ध होता है, और ये उच्चारण उन्हें आगे जाकर जब वो साक्षात्कार इत्यादि में पहुंचते हैं तो बहुत सहूलियत प्रदान करता है। अतः उच्चारण के लिए इन चीजों का भी शिक्षक सहारा लेता है, और यह हम कई बार आजमा भी चुके हैं। इसके साथ ही बच्चों में आदर्श बालक बालिकाओं, महापुरुषों के जीवन चरित्रों के बारे में छोटी छोटी कहानियों के रूप में अपने ही पाठ में शामिल यदि हम कर लेते हैं तो बच्चों को एक नई प्रेरणा मिलती है, दिशा मिलती है, जिसके अनुसार वो अपना जीवन बहुत उदात्त रूप से बना सकते हैं। वृद्धजनों की सेवा और उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करना, इसे भी हम सिखा सकते हैं।
आजकल हम देखते जाते हैं कि बच्चे माता पिता से ही दूर हो रहे हैं, तो फिर दादा दादी, नाना नानी और इन लोगों से तो दूरी स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। इसलिए विद्यालय में कुछ ऐसा भी प्रवृत्त किया जाए, कहीं कहीं पाठ में किसी किसी माध्यम से शिक्षक स्वयं वृद्धजनों से अपने अनुभव शेयर करने के लिए बच्चों को प्रवृत्त करें, जिससे कि बच्चों में भी यह फीलिंग आए कि उन्हें उनके साथ समय गुजारना बहुत जरूरी होते हैं। वो समाज के अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। उनके अनुभव हमें एक शॉर्ट रूट दे सकते हैं, एक बहुत लघुत्तम मार्ग दे सकते हैं अपने सारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनके अनुभव के आधार पर यदि हम चलेंगे तो हम भटकेंगे नहीं और भटकाव में हमारा समय भी बर्बाद नहीं होगा। इसलिए कम से कम 2 दिन में, 4 दिन में या प्रतिदिन जैसे भी समय मिलता है, कम से कम 10-15 मिनट अपने बुजुर्गों के साथ करो, ताकि जो बुजुर्गों का ज्ञान है वह हमारी नई पीढ़ी को मालूम हो पाए और उनका जो वात्सल्य है, जिम्मेदारी का भाव है, जो अपनत्व का भाव है, जो प्रेम का भाव है, वो बच्चों में हो पाए। क्योंकि अधिकतर बच्चे घर पर ही प्रेम, सारे साधन उपलब्ध होने के बाद जो भी घर पर प्रेम उन्हें उपलब्ध नहीं होता, जिसको वो बाहर दोस्तों के माध्यम से खोजते हैं। सारे दोस्त भी अच्छे नहीं होते, वो भटकते हैं, फिर उन्हीं की सुनते हैं। तो क्यों न उन्हें उनके परिवार से ही जोड़े, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक अदा कर सकता है, क्योंकि बच्चे शिक्षक की अधिक सुनते हैं बजाय कि घर वालों की। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे नाटक, प्रहसन, साप्ताहिक गतिविधियों में शामिल शिक्षक करें, जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय इत्यादि विषय पर आधारित हो। लघु नाटिकाएं हो, और इन्हीं नाटिकाओं में अपने अपने घर के व्यक्तियों की रुचि के बारे में जानना, उनके विषय में जानना, ये सारी चीजें भी वो शामिल कर सकते हैं, जिससे कि एक सेतु के रूप में विद्यालय और घर में शिक्षक बन सकता है। जिम्मेदारी का वहन करना, चूंकि छोटे भाई बहन हो या न भी हो, तो भी बच्चे को छोटी छोटी जिम्मेदारियां शिक्षक भी दे, जिससे कि वह जिम्मेदारी उठाने लायक हो, उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि हो। इन्हीं शिक्षण परंपराओं में हम अब तीसरे विषय पर आते हैं, वैश्विक स्तरीय शिक्षण। चूंकि कक्षा कक्ष परंपरा जो होती है वो बहुत पुरानी हो गई है, उसकी हानि भी हमने देखी है, लाभ भी देखे हैं। क्यों न हम कक्षा कक्ष के साथ ही कुछ ऐसी शिक्षण पद्धतियों को भी इस नवाचार में शामिल करें, जो कि वैश्विक स्तरीय शिक्षण पद्धति पर आधारित हो, जो हमारी प्राचीन परंपराओं को भी हम इसमें ग्रहण कर सकते हैं। तो कक्षा मुक्त शिक्षण जो होता है वह इसमें सर्वाधिक उपादेयता प्रदान करता है। बच्चे जब भी कक्षा से बाहर आते हैं, खुले प्रांगण में प्रकृति के सानिध्य के साथ पढ़ाई करते हैं, तो उनकी लर्निंग कैपेसिटी डबल हो जाती है। यह हर शिक्षक ने अनुभूत किया है। तो कक्षा से बाहर भी कुछ कालांश, कुछ लेक्चर्स आयोजित किए जाए, चाहे उसके लिए कैंप्स लगवाए जाए, जो प्रकृति की गोद में हो, क्योंकि सबसे बड़ी शिक्षिका प्रकृति होती है। यदि शिक्षक प्रकृति का साथ लेता है तो वह अपने पाठ को यथावत अपने छात्रों तक पहुंचा सकता है। इसलिए प्रकृति शिक्षण और कक्षा मुक्त शिक्षण, यह दोनों ही महत्वपूर्ण बिंदु हो जाते हैं शिक्षण व्यवस्था के। साथ ही विज्ञान और गणितीय विषयों को तार्किकता के द्वारा शिक्षण दिया जाना चाहिए, न कि लेक्चर के द्वारा, क्योंकि जब बच्चा खुद करके देखेगा इन चीजों को, शॉर्ट टर्म्स यूज की जानी चाहिए, ट्रिक्स यूज की जानी चाहिए, जिससे कि बच्चे में उन विषयों के प्रति रुचि भी जागृत रहे, रुचि का वर्धन भी हो पाए। तो विज्ञान इत्यादि उसमें तो खुद बच्चा जब करके सीखेगा, प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन ज्ञान करेगा, तो वह ज्यादा सीख सकता है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चे को खुद ही करने को दे। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, यदि हमें किसी पौधे के सारे भागों को, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बताना है, तो क्यों ना हम उसे बगीचे में ले जाएं या एक पौधे के पास ले जाएं और उसे ही दिखाकर सारे प्लांट्स बताएं, न कि स्मार्ट बोर्ड के थ्रू, न कि बोर्ड, चौक और बोर्ड के थ्रू, जिससे कि बच्चा जब उसको स्पर्श करेगा तो सारी इंद्रियों के द्वारा उसके ज्ञान को वो स्वतः ही ले लेगा। क्योंकि जिस समय हम पार्ट्स ऑफ प्लांट बताते हैं तो वो बच्चा मुश्किल से
6 या 7 वर्ष का होता है, जिसमें वह जब छू कर देखता है तो उसमें उत्सुकता का भी वर्धन होता है और उसे वह विषय रुचिकर भी लगता है। इसी तरह गणित की भी असंख्य पद्धतियां होती है, ट्रिक की, वैदिक गणित इत्यादि या यूसी मैथ्स इत्यादि, उन पद्धतियों का भी सहारा यदि शिक्षक लेता है तो उसका श्रम भी कम हो जाता है, रुचि भी वर्धित होती है बच्चों में और वह अपने पाठ में सफलता भी प्राप्त करता है। इसके साथ अभिव्यक्ति पक्ष, बच्चों का भी अभिव्यक्ति पक्ष उतना ही सुदृढ़ होना चाहिए जितना कि शिक्षक का। उसके लिए शिक्षक स्वयं प्रस्तुतिकरण पद्धति को अपना सकता है, जिसमें प्रत्येक बच्चे को दिनों के अनुसार बांट दे या हफ्तों के अनुसार बांट दे कि खुद ही उसे अपना पाठ प्रस्तुत करना पड़े। इससे अभिव्यक्ति कौशल आएगा, भाषाई ज्ञान भी उसे होगा, एक संयत भाषा, शिष्ट भाषा का वह उपयोग कर पाएगा जो कि आजकल के बच्चों में हमें नहीं दिखाई देती है। तो यह प्रस्तुतिकरण, हाव भाव और एक अच्छी स्पीच देना बच्चा सीख जाएगा जो उसको जीवन पर हर पक्ष पर काम आएगी। और यह केवल शिक्षक ही सिखा सकता है कि आपको आपके पाठ के अनुसार या किसी भी वस्तु, स्थिति, परिदृश्य के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त करना है तो किस तरह से भाषाई कौशल का वह इस्तेमाल कर सकता है, ये शिक्षक बेहतरीन तरीके से सिखा सकता है। इसके अलावा अपने क्षेत्र के राष्ट्रीय स्थानों, सांस्कृतिक विरासतों, मूल्यों, परंपराओं की जानकारी भी कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रदान की जानी चाहिए, जो कि बच्चे के समग्र विकास हेतु बहुत आवश्यक होती है। जब हम पाठ पढ़ाएं तब वस्तुओं को यथावत ग्रहण करने की जो परंपरा है उसे छोड़कर बच्चों को समीक्षात्मक पद्धति का आरोहण करना चाहिए। किसी भी चीज को जैसे पाठ में दिया है वैसे ही याद करने के बजाय उसका परीक्षण करें, क्यों, क्या, कैसे, किस तरह, इन सारे प्रश्नों का वह उत्तर खोजे और उसके बाद उसे ग्रहण करे तो वह जीवन पर्यंत उस चीज को नहीं भूल सकता। साथ ही मौलिकता तथा सृजनात्मक का परिवर्धन भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं वैश्विक स्तरीय शिक्षण में, क्योंकि मौलिकता की ओर आज प्रवृत्ति हम कम देख रहे हैं। कॉपी पेस्ट इतना प्रचलित हो गया है कि शोध कार्यों में भी आगे जाकर बच्चे कॉपी पेस्ट की प्रवृत्ति करते हैं और फिर असफल भी होते हैं। तो बचपन से ही एक दूसरे की कॉपी में नकल करने की जो प्रवृत्ति है उसके स्थान पर बच्चों को यह कहा जाए कि आप अपनी मौलिक भाषा में ही उत्तर प्रदान करें, न कि शिक्षक की भाषा में। यह उनके लिए एक नई चीज होगी। हाँ, इसमें परिश्रम जरूर लगेगा, परंतु कहीं ना कहीं इसमें हम सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ग्राम भ्रमण, ग्राम विकास में सहयोग, क्योंकि हमारी संस्कृति भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि कहूँ तो हमारी संस्कृति गांव से जुड़ी है। बच्चे यह नहीं जानते कि कौन सा फल, कौन सा सब्जी ऊपर लगती है या नीचे रहती है। यह हम सभी का व्यक्तिगत अनुभव है, उस मामले में वो शून्य होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि उन्हें गांव में भी ले जाया जाए, वहाँ की समस्याओं से वह भी परिचित हो, वहाँ के सुखों से भी वह परिचित हो, वहाँ की कृषि पद्धति को भी वह देखे, वह सारी चीजों से जुड़े जिसको कहते हैं जमीन से जुड़ना। तो आज का बच्चा जमीन से नहीं जुड़ा है, वो मॉल पद्धति का है, उसमें काफी नुकसान भी है, यह हम सभी जानते हैं, उसके बारे में कहना आवश्यक नहीं है। तो कम से कम वह हमारे मूल परिदृश्य से भी अवगत हो, उन समस्याओं का निदान करना सीखे, क्योंकि जिंदगी भर उसके सामने अनंत समस्याएं आएंगी, उनका वह कैसे निपटारा कर सकता है। इन्हीं छोटे छोटे कैंप्स के रूप में हम उन्हें सिखा सकते हैं। ग्रामीण लोग किस तरह अपनी व्यवस्थाएं चलाते हैं, किस तरह वह कम संसाधनों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उन समस्याएं आने पर भी वह उनसे जूझते हैं। तो यह जिजीविषा सिखाने का एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब भी भ्रमण कार्य हो तब हम इसे शामिल करें, वास्तव में इसका बहुत अनूठा फल मिलता है जो हम लोगों ने किया भी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य शिक्षण, मूल्य आधारित शिक्षा और वैश्विक स्तरीय शिक्षण के अतिरिक्त चतुर्थ महत्वपूर्ण कार्य आता है जिसके लिए शिक्षण प्रवृत्त होता है, वह है भविष्य निर्मात्री दृष्टिकोण। छात्र को अपनी आजीविका के साधनों में अपने भविष्य की गतिविधि को चयन करने में समस्त आयामों तथा मार्गों की जानकारी शिक्षक ही दे सकता है। जो प्रारंभिक शिक्षा जब प्रारंभ होती है तभी से
इसे हम छोटे छोटे रूप में दे सकते हैं, ताकि बच्चे के पास बहुत सारे आयाम हो जो जिन्हें वो अपनी रुचि के अनुसार चयन कर सकते हैं। इसके लिए हम विभिन्न व्यावसायिक स्थलों की कार्य पद्धतियों का ज्ञान करवा सकते हैं, जैसे शासकीय कार्यालय, कृषि भूमि, कृषि उत्पाद केंद्र, अनुसंधानकर्ताओं की कार्यस्थली का भ्रमण, कला संबंधी स्थानों का परिचय, स्थापत्य, मूर्तिकला, कुटीर उद्योग, कपड़ा मिल, कारपोरेट परंपरा, न्याय, पुलिस प्रशासन, अन्य प्रशासनिक व्यक्तियों, स्थलों का संपर्क, प्रसिद्ध शैक्षणिक अनुसंधान केंद्रों का भ्रमण इत्यादि हम अपने पाठ में शामिल कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे अपनी रुचि के अनुसार अपनी आजीविका की एक पूर्व मानसिक संगठना बना सकते हैं। इसी उसमें हम कुछ ऐसे चलचित्र, डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखा सकते हैं जो बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या किसी भी नवाचार को प्रवृत्त करने के विचार को प्रेरित कर सके, उत्पन्न कर सके, जो कि वैश्विक जगत का परिचय भी करवा सकता है कि न केवल आपके शहर में, न केवल आपके राज्य में, गांव, देश में, बल्कि विश्व पटल पर भी इतने अन्य विभिन्न प्रकार के कार्य हो रहे हैं जिनको आप अपने भविष्य में अपना सकते हैं और एक नई दृष्टि भी उत्पन्न कर सकते हैं। केवल डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस ऑफिसर ही उसके आयाम नहीं है, यदि वह कुछ नया इनोवेटिव भी करना चाहे तो हम उससे मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट है राष्ट्रीय चेतना, वह आज के परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण बनता जा रहा है, क्योंकि राष्ट्र से बच्चा इतना कट जाता है कि वह एकल इकाई या कह सकते हैं केवल अपने बारे में ही सोच पाता है। परिवार, समाज और राष्ट्र तो बहुत दूर की बात होती है। तो हम शिक्षकों का यह दायित्व बन जाता है कि उसे राष्ट्र से जोड़े, क्योंकि शिक्षा जो होती है वो समाज से जोड़ने का ही प्रथम और अंतिम प्रयास होती है। तो राष्ट्रीय चेतना के हेतु राष्ट्र के गौरवशाली अतीत का हम परिचय दे सकते हैं, राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के क्या आयाम हो सकते हैं यह हम उन्हें बता सकते हैं, राष्ट्र की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठना जो यथार्थ है उसके बारे में हम उसे अवगत करा सकते हैं, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निष्ठा बता सकते हैं। और ये सभी बताने से पहले हमें यह बताना आवश्यक हो जाएगा उन्हें कि राष्ट्र और व्यक्ति दोनों अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रखते हैं, एक का विकास एक के बिना नहीं हो सकता। इसलिए केवल व्यक्तिगत स्वार्थ से परे राष्ट्र चिंतन समन्वित स्वयं के अभ्युदय के मार्ग पर उन्हें प्रेरित करें। ऐसा ना हो कि यहाँ शिक्षा ग्रहण करके वह अपने व्यक्तिगत रूप में विदेश में चला जाए, वहीं पर जीवन यापन करे, वहीं दूसरे देशों को अपने ज्ञान का फल दे। हाँ, कभी कभी आवश्यक हो जाता है, इसमें कोई हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं दे रहे हैं कि वो विदेश नहीं जा सकता, वो जाए, ज्ञान करे, परंतु वहां पर भी उसमें राष्ट्रीय चेतना बचनी चाहिए। वो कम से कम अपने जीवन में एक कार्य देश के लिए करे। इसके लिए एक शिक्षक का यह नैतिक कर्तव्य है, दायित्व है कि वो इसकी ओर उन्हें प्रेरित करे। इसके साथ राष्ट्र के महापुरुषों का कार्य और प्रेरणास्पद जीवन परिचय प्रस्तुत करे, जिसमें राजनीतिक महापुरुषों के साथ साथ सांस्कृतिक जैसे अरविंदो घोष, रामकृष्ण परमहंस, विनोबा भावे, विवेकानंद, न जाने अन्य कितने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हमारे भारत की सांस्कृतिक धरोहर, आध्यात्मिक धरोहर, बौद्धिक धरोहर को संजो कर रखा। इनके बारे में भी जानकारी प्रदान करें। राष्ट्र की वर्तमान समस्याओं को उन्हें बताएं और उनका समाधान कैसे हो सकता है इसकी ओर भी प्रवृत्त करें। बच्चों की में चेतना जागृत होगी, तार्किक क्षमताएं जागृत होगी और वह कुछ नया करने के लिए जरूर प्रवृत्त होंगे। लास्ट नॉट लिस्ट, तनाव प्रबंधन। एक शिक्षक ही बच्चे को तनाव जितना पढ़ाई के विषय में देता है वो उससे मुक्त करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। अतः तनाव प्रबंधन बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह तनाव आगे जाकर कहीं ना कहीं बच्चे के जीवन को बाधित भी कर सकता है। बच्चा अपना जीवन इस तनाव के चलते त्यागने पर भी मजबूर हो जाता है, जैसे कि हम आजकल देख ही रहे हैं। तो तनाव के कारणों को बताना, तनाव मुक्ति के साधन, चाहे वो संगीत हो, कला हो, समाज सेवा हो, अपनी रुचि के काम हो, ध्यान हो, उनके द्वारा तनाव मुक्ति वो कैसे कर सकता है इसके बारे में बताना, तनाव के परिणामों के बारे में भी बताना, उससे अवगत करवाना कि आप जो आज छोटा सा टेंशन ले रहे हो, चाहे वह नर्सरी या एलकेजी का बच्चा है, उसे भी एग्जाम, ओरल एग्जाम का जो टेंशन होता है
या होमवर्क का जो टेंशन होता है वो आगे जाकर उनकी सेहत पर, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर डाल सकता है, ये कार्य शिक्षक करें। और उन्हें अधिक से अधिक, यदि पूर्व सारी प्रक्रियाओं को यदि हम यथावत आचरण करते हैं तो शायद तनाव बहुत कम उत्पन्न होगा, क्योंकि बच्चा जब स्वतः ही शिक्षण कार्य हेतु प्रवृत्त हो जाएगा, अपने पाठ को अधिगम करने के लिए वह भी उतना ही प्रयास करेगा, तो तनाव नहीं होगा। उसके बावजूद यदि तनाव उत्पन्न होता है तो उसका समाधान भी शिक्षक को ही करना चाहिए। इस प्रकार यदि हम इन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं, चाहे स्वास्थ्य शिक्षण हो, मूल्य आधारित शिक्षण हो, वैश्विक स्तरीय शिक्षण हो, साथ ही भविष्य निर्माता दृष्टिकोण हो, राष्ट्रीय चेतना हो या तनाव प्रबंधन हो, इन समग्र बिंदुओं का यदि अपने शिक्षण में, पाठ में सन्निवेश करते हैं, शामिल करते हैं, तो एक उज्जवल भविष्य हम राष्ट्र को दे पाएंगे। धन्यवाद।